विद्यार्थियों, इससे पूर्व के लेसन में हमने राष्ट्रीय आय की प्रमुख दो समुच्चय अवधारणाओं का अध्ययन किया था। इसमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पादन कार्य में हम पूंजीगत यंत्रों का भी उपयोग करते हैं जो धीरे धीरे घिसते रहते हैं तथा कुछ मशीनें तथा यंत्र अप्रचलित हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं। इसलिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कुछ भाग घिसे तथा अप्रचलित यंत्रों को बदलने के लिए चुकाया जाता है। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास या घिसाई व्यय को घटा दें तो हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट मार्केट प्राइस बचेगी। एनएनपी एट मार्केट प्राइस को हम इस प्रकार से समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास। ये घिसावट या मूल्य ह्रास में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं? तो सबसे पहले हम शामिल करते हैं स्थायी पूंजी के निरंतर उपयोग से सामान की टूट फूट, फिर नई मशीनों के आ जाने से जो पहले से काम कर रही थी मशीनें उनका अप्रचलित हो जाना, तो उनकी जगह जो नई मशीनें लगाई है तो वो जो पुरानी मशीनें अप्रचलित हो गई है वो भी मूल्य ह्रास का हिस्सा हो जाएगी। तथा मशीनों की आकस्मिक दुर्घटना आदि के कारण जो हानि होती है वो भी इस घिसावट या मूल्य ह्रास में शामिल की जाती है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस है तो उसमें से हम मूल्य ह्रास घटा दें तो हमारे पास एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसके पश्चात हम लेते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ऊपर हमने किया है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, अब हम लेते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या एनडीपी एट मार्केट प्राइस का अर्थ होता है कि एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमाओं में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम एनडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं, जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटाना पड़ता है, यानी इसमें भी हम मूल्य ह्रास को घटाएंगे। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, देख पहले हमने सकल घरेलू उत्पाद किया था, अब है शुद्ध घरेलू उत्पाद में केवल इतना ही अंतर होता है कि जब हम बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट व्यय को शामिल करते हैं जबकि शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास समुच्चय आ जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास। देखिए जैसा कि जैसा ऊपर है आपने देखा था एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास, उसी प्रकार से एनडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास। दूसरा ये भी हो सकता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी एट, सॉरी ये है यहाँ आना चाहिए था जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर हम यहाँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस ले सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इजिकल टू हो जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस मूल्य ह्रास। तो इस प्रकार से हम मूल्य ह्रास को शुद्ध की जब हम गणना करते हैं तो मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। इसके पश्चात इन दोनों को हम हल कर सकते हैं। नीचे कुछ सूचनाएं दी हुई है जिसके आधार पर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है। ये दी हुई है कि उपभोक्ता वस्तुएं व सेवाएं
2,460 करोड़ रुपए, पूंजीगत वस्तुएं व सेवाएं 1,380 करोड़ रुपए, मूल्य ह्रास 150 करोड़ रुपए, निर्यात 540 करोड़ रुपए, आयात 600 करोड़ रुपए। सबसे पहले हम लेते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जैसा कि पिछले लेसन में हमने देखा था कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में ओ प्लस पी ब्रैकेट में एस, यहाँ पी दर्ज होना रह गया है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में पी का मतलब बताया था मैंने प्रति इकाई कीमत, और ओ का मतलब होता है वस्तुओं की मात्रा, जबकि एस का मतलब होता है सेवाओं की मात्रा से होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो उपरोक्त दी हुई है, इसमें हम जो वस्तुएं और सेवाएं हैं हमारे पास, इनको जोड़ करके, यानी 2,460 उपभोक्ता वस्तुएं व सेवाएं प्लस पूंजीगत वस्तुएं व सेवाएं हमारे पास 1,380 करोड़ रुपए। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस 3,840 करोड़ रुपए आ जाती है। इसी प्रकार से हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है। तो अभी हमने देखा था कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास होता है। तो अब हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऊपर दे रखा है, हमने अभी कैलकुलेट किया 3,840। इसमें से हम मूल्य ह्रास 150 करोड़ रुपए अगर घटाते हैं तो हमारे पास एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा 3,690 रुपये। उसके पश्चात आते हैं हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमने पहले भी देखा था, होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एक्स माइनस एम। ये एक्स का मतलब है निर्यात एक्सपोर्ट और एम का मतलब है आयात। आयात और निर्यातों का अंतर यानी विशुद्ध विदेशी व्यापार जिसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए हमारे आयात निर्यातों से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जीएनपी एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट मार्केट प्राइस से कम भी आ सकती है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस यहाँ हमने कैलकुलेट की थी 3,840 प्लस हमारे निर्यात है 540 माइनस हमारे आयात है 600 और 3,780 करोड़ रुपए हो गया हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट मार्केट प्राइस से कम है। जो हमने उस समय देखा था कि दो स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस ज़्यादा हो। ज़्यादा कब होगी? जब हमारे निर्यात आयातों से ज़्यादा होंगे, और कम तब होगी जब हमारे निर्यात आयातों से कम होंगे। तो यहाँ पर निर्यात आयातों से कम है, इसलिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट मार्केट प्राइस से कम है। फिर हम आते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास। जीएनपी एट मार्केट प्राइस ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया है 3,780, इसमें से माइनस 150 करोड़ रुपए हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,630 रुपये। तो इस प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार से हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो हमने अभी तक किया है ये थी बाजार कीमतों पर। अब हम इससे आगे चलते हैं साधन लागतों पर। एक दूसरा और तरीका है इसको निकालने का, साधन लागतों पर। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय भी कहा जाता है इसको। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट है, वहाँ हम लेते थे मार्केट प्राइस एमपी, यहाँ हम लेंगे एफसी फैक्टर कॉस्ट, और एनडीआई यानी नेट डोमेस्टिक इनकम। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित साधन आय के जोड़ को शुद्ध घरेलू आय या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। दूसरी तरह से हम कहें तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को ही शुद्ध घरेलू आय भी कहा जाता है। इसको हम शुद्ध घरेलू आय भी कहते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको एनडीपीएफसी है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीआई इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, ये जो है यहाँ प्लस होगा। तो इस प्रकार से हम जो है कर सकते हैं गणना इसकी। शुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्य चाहे इसे हम बाजार कीमतों पर गणना की जाए अथवा साधन लागत के अनुसार, दोनों ही बराबर होना चाहिए। इसका कारण ये है कि वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मूल्य
अंतिम मूल्य जो बाजार कीमतें होती है और उनकी उत्पादन की लागत, साधन लागत हमेशा ही बराबर होते हैं जो साधनों को दी जाती है। इसका कारण ये है कि बाजार कीमतें पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर हम शामिल रहते हैं और उसमें सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। अतः अधिक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें बाजार कीमतों के अनुसार शुद्ध घरेलू उत्पाद में आर्थिक सहायता जोड़ दी जाती है और अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के अंतर को हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी कह सकते हैं। यहाँ प्लस आएगा, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ जाएगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इससे पहले मैं एक और बता देना चाहता हूं कि हम अप्रत्यक्ष कर क्यों घटाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य उनकी बाजार कीमतों के आधार पर हम ज्ञात करते हैं। इन वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमतों में अप्रत्यक्ष कर जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर भी सम्मिलित होते हैं। उत्पादकों को उत्पादन की समस्त बाजार कीमत प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उसका एक अंश वस्तु कर के रूप में सरकार को प्राप्त हो जाता है या सरकार को जमा करवा दिया जाता है। तो बाजार कीमत पर साधन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है। तथा हम नेक्स्ट है कि हम आर्थिक सहायता को क्यों जोड़ते हैं या अनुदान को क्यों जोड़ते हैं। सरकार सामान्यतः किसी वस्तु के उत्पादन को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वह उत्पादक उस वस्तु को कम कीमत पर बेचे और उसका लाभ उपभोक्ताओं को या जनता को प्राप्त हो। हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लो 1 किलोग्राम गेहूं की जो साधन लागत है वो 10 रुपये है, किंतु सरकार उपभोक्ताओं को उसे कम कीमत पर बेचना चाहती है। इस उद्देश्य से गेहूं के उत्पादकों को मान लीजिए 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आर्थिक सहायता या अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके फलस्वरूप गेहूं की बाजार कीमत 6 रुपये प्रति किलो हो जाती है। तो उत्पादकों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त विक्रय मूल्य उस सीमा तक कम हो जाता है जितनी की आर्थिक सहायता की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये जो अभी हमने उदाहरण देखा, इसमें साधन लागत 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि बाजार कीमत केवल 6 रुपये ही प्रति किलोग्राम है। इस प्रकार साधनों को प्राप्त होने वाली आय बाजार कीमतों द्वारा प्रदर्शित आय से कम हो जाती है। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं के सही साधन लागत मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में आर्थिक सहायता की राशि को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से साधन लागत पर हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऊपर था एनडीपी, अब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय साधन लागतों पर। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें एनडीपी-एफसी में सिर्फ मूल्य ह्रास को जोड़ देना होता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट या मूल्य ह्रास सम्मिलित होता है, जबकि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में घिसावट वह शामिल नहीं होता है। अतः एनडीपी-एफसी में अगर हम इस मूल्य ह्रास को जोड़ दें तो हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें एनडीपी-एफसी यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर ज्ञात करनी है तथा हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दी हुई है, तो हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से मूल्य ह्रास घटा देंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। इसके पश्चात आते हैं हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम। इसी को हम हमारी राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को व्यक्त करती है। अगर हम इन समस्त साधनों को भुगतान किया जा रहा है उनका योग कर लें तो जो योग हमें प्राप्त होगा वही योग राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट
प्लस वेजेस प्लस सैलरी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम इन पांचों को जोड़ दें तो हमारे पास राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। दूसरा हमने देखा था कि घरेलू, एक हम कहते हैं घरेलू आय या घरेलू उत्पाद, दूसरा हम कहते हैं राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद। तो घरेलू को राष्ट्रीय में बदलने के लिए उसमें हमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं। तो घरेलू आय अर्थात साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद घरेलू चर है। इससे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बनाने के लिए इसमें हमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें प्राप्त हो जाए, जिसका हमने पहले जिक्र किया था NFIA। क्या था NFIA? आपको ध्यान में होना चाहिए, ये बार बार आएगा, इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर उसको हम शामिल करते हैं या उस किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अगर हमें NNP एट फैक्टर कॉस्ट याद करनी है तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हमें जोड़ना होगा। अगर ये माइनस में है तो घट जाएगी, अगर ये प्लस में है तो ये जुड़ जाएगी। अब बाजार कीमतों पर भी हमने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की थी और अभी हमने साधन लागतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की है। तो इन दोनों में क्या संबंध है या क्या अंतर है, ये भी हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि बाजार में किसी एक वस्तु की क्रेता द्वारा दी गई कीमत या उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत को हम बाजार कीमत कहते हैं। इस कीमत में अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का अंतर भी शामिल रहता है। अगर आर्थिक सहायता दी गई है तो उसकी कीमत बाजार कीमत कम हो जाती है, अगर अप्रत्यक्ष कर लगाए गए हैं तो बाजार कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत किसी वस्तु या सेवा की साधन लागत उत्पादन के साधनों को किया जाने वाला भुगतान होता है। इसमें सरकार को अप्रत्यक्ष करों के रूप में जो हम भुगतान करते हैं वो शामिल नहीं होता है, क्योंकि वह उत्पादन के साधनों की आय नहीं होती है। परंतु किसी वस्तु के उत्पादन के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता या अनुदान को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वह उत्पादन के साधनों की आय होती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों को प्राप्त होती है। तो बाजार कीमत और साधन लागत के बीच अंतर अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता को ही लेकर होता है। अर्थात बाजार कीमत से साधन लागत मालूम करने के लिए हमें बाजार कीमत में से अप्रत्यक्ष करों को हमेशा घटाना होगा और आर्थिक सहायता की राशि को जोड़ना होगा। नेक्स्ट फिर हम आते हैं साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। यदि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से हम घिसावट व्यय या मूल्य ह्रास को जोड़ दें तो ऐसी स्थिति में हमारे पास GNP एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। इसको GNI भी कहा जाता है। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जो ऊपर अभी हमने किया था, उसमें हमें क्या शामिल करना होगा? मूल्य ह्रास को जोड़ना होगा। या अगर हमें GNP एट फैक्टर कॉस्ट दी हुई है और अगर हमें NNP एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करनी है तो ऐसी स्थिति में हमें GNP एट फैक्टर कॉस्ट में से मूल्य ह्रास को घटाना होगा। तो इस प्रकार से हम दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं का अध्ययन किया है, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय हमने देखे हैं कि किस प्रकार से साधन लागत और बाजार कीमतों में क्या अंतर है, GDP और NNP में क्या अंतर है, GDP और GNP में क्या अंतर है, NNP और NDP में क्या अंतर है। ये सभी चीज़ें हमने एक उदाहरण के माध्यम से भी देखी है और एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखी है। तो ये सभी चीज़ें हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि हम राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय आय की गणना करनी है या राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, तो आप राष्ट्रीय आय अब किसे कहेंगे? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारी NNP एट फैक्टर कॉस्ट होती है, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसी को हम हमारी राष्ट्रीय आय कहते हैं। तथा वह क्या होती है? उत्पादन के समस्त साधनों को मिलने वाली आय का योग होती है। तो अगर इसके संबंध में आपके किसी प्रकार के प्रश्न या किसी प्रकार के सुझाव या किसी प्रकार की समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।